बात से यकीनन चौंक गए होंगे और ये भी सोच रहे होंगे कि आज राजकुमार भाई ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। पर इससे पहले आप मेरे बारे में कुछ भी गलत धारणा बनाएं, मैं ये साफ कर देता हूँ कि ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि घिरौली के रहने वाले हामिद जी कह रहे हैं, जिनके यहाँ एक बहुत ही गहरा काले पानी का तालाब है, जहाँ पर एक चेतावनी बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है डूबते हुए इंसान को कोई बचाने की भूल ना करे। आखिरकार घिरौली के लोगों को क्यों इस काले पानी के तालाब के आगे इस तरह का चेतावनी बोर्ड लगवाना पड़ा? आखिर क्या है पूरा माजरा इस वाक्य का? तो चलिए जानते हैं आज की दिल को दहला देने वाली घिरौली के इस भूतिया घटना के बारे में, वो भी हामिद जी के ही जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम हामिद है और हमारे यहाँ पर एक काले पानी का गहरा तालाब है, जहाँ पर एक चेतावनी बोर्ड लगा दिया गया है जिस पर लिखा है डूबते हुए इंसान को कोई भी बचाने की गलती ना करे। इसके पीछे का कारण ये है कि उस तालाब में बहुत सी मौतें हुई हैं और जो कोई भी तालाब में डूब रहे इंसान को बचाने की कोशिश करता है तो एक एक करके उसके परिवार वाले उस तालाब में डूबकर जान दे देते हैं। और ऐसा ही एक किस्सा मेरे घर में भी घटा था, जब मेरे दादाजी उस काले पानी के तालाब से एक यूं ही कोई 12 साल की डूबती हुई बच्ची को बेहोशी की हालत में घर ले आए थे। और उसके बाद उस बच्ची की वजह से मेरे घर के 3 जने उस तालाब की भेंट चढ़ गए। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि दादाजी, जो कि पेशे से एक हकीम थे, दिसंबर की उस रात को घिरौली रेलवे फाटक से होते हुए वो उस तालाब के करीब से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें तालाब में किसी के छटपटाने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही वो उस तरफ दौड़े। जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि शायद कोई डूब रहा है, जिसे बचाने के लिए वो मौके पर ही तालाब में कूद गए और उसे बाहर निकाल लाए। बाहर आते ही उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो वो कोई लड़की थी। देखने से उसकी उम्र यही कोई 12 साल के आसपास की होगी। जब उन्होंने उसके हाथ की नाड़ी पकड़कर देखी तो धड़कन अभी चल रही थी, जिससे दादाजी को अंदाजा हो गया था कि यह लड़की अभी मरी नहीं, खाली बेहोश है। लिहाजा वो उस लड़की को कंधे पर लाद कर सीधे अपने घर की ओर लेकर जाने लगे। रात तो थी ही, जिस वजह से उन्हें ज़्यादा दूर का कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिर भी वो जल्द से जल्द घर पहुंचने की फिराक में थे ताकि वो उस बेहोश पड़ी लड़की का इलाज कर सकें। लेकिन जैसे वो गांव के चौराहे पर पहुंचे तो उन्हें देखकर कुत्तों का झुंड जमा हो गया और वो सभी के सभी कुत्ते दादाजी को देखकर भौंकने लगे। कुत्तों को यूं भौंकते हुए देखकर दादाजी घबराने लगे कि कहीं ये कुत्ते उन्हें काट ना लें। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि कुत्तों के भौंकने की वजह कुछ और है। जैसे तैसे दादाजी ने उन कुत्तों से अपने आप को बचाया और वो घर के करीब पहुंचे। लेकिन जैसे वो घर के पास गए कि तभी एक बिल्ली रोती हुई उनके आगे से निकल गई और वहीं कुछ दूरी पर जाकर बैठ गई। और वो तब तक रोती रही जब तक कि दादाजी अपने घर में दाखिल नहीं हो गए थे। पर दादाजी ने इन सब बातों का विचार नहीं माना। लेकिन जैसे ही दादाजी भीतर घुसे कि उस बिल्ली का रोना भी बंद हो गया, दादाजी ने उस लड़की को आंगन में बिछी एक खाट पर लिटा दिया, जिसे देखते ही घर के सभी जन इकट्ठा हो गए। तभी दादाजी ने सभी को उस घटना का जिक्र किया कि कैसे वो लड़की तालाब में डूब रही थी और कैसे उन्होंने उसे बचाया। दोस्तों, रात काफ़ी थी, जिस वजह से कुछ देर के बाद सभी जन अपने अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए, सिवाय दादाजी के, क्योंकि उन्हें फिक्र थी उस बेहोश पड़ी लड़की की, जिसे वो मौत के मुंह से बाहर निकाल कर लाए थे। ठंडियों की रात थी, जिस वजह से उन्हें डर था कि कहीं भीगे कपड़ों में उस लड़की की तबीयत और ना बिगड़ जाए। लिहाजा उन्होंने अपनी पत्नी यानी कि मेरी दादी को उस लड़की के कपड़े बदलने को बोला और ये कहते हुए दादाजी अपने कपड़े बदलने चले गए। लेकिन उन्हें हैरानी तो तब हुई जब दादी ने ये कहा कि उस लड़की के कपड़े तो सूखे हुए हैं। ये सुनकर दादाजी एक पल के लिए गहरी सोच में पड़ गए। वो सोच रहे थे कि ये लड़की तालाब में डूब रही थी, तब इसके कपड़े पूरी तरह से गीले थे, लेकिन अभी ये सूख कैसे गए। तभी दादाजी ने उस लड़की के कपड़ों को छुआ तो वो सच में सूखे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने उसके हाथ की नाड़ी देखी तो उसकी धड़कन बहुत तेज थी। उसके शरीर का तापमान बहुत ही ज़्यादा गर्म था। तो उनके दिमाग से अब वो सूखे हुए कपड़ों वाली बात निकल गई और अब वो उस लड़की के बढ़ते हुए तापमान को लेकर चिंता में पड़ गए कि कहीं इस लड़की को कुछ हो न जाए।
लिहाजन उन्होंने जल्द से जल्द एक कपड़ा पानी में भिगोकर उसके माथे पर रखना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे वो कपड़ा उसके माथे पर रखते कि तभी कुछ देर के बाद ही वो कपड़ा भी सूख जाता। लेकिन उस लड़की के शरीर का तापमान अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ था। दादाजी ने हर वो काम किया जिससे उस लड़की के शरीर का तापमान कम हो सके, लेकिन सब कुछ बेकार रहा। दादाजी को अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। उस लड़की को लेकर अब उनके मन में बुरे बुरे ख्याल उमड़ने लगे। रात का वक्त था, ऊपर से ठंडी थी, जिस वजह से अब वो सुबह होने का इंतजार करने लगे। इधर दादी जी भी अपने बिस्तर पर सोने चली गईं, लेकिन दादाजी अभी भी वहीं उसी लड़की के पास में बैठे हुए थे और ऐसे ही बैठे बैठे उनकी भी आंख लग गई। फिर कुछ देर के बाद जब उनकी आंख खुली तो उनकी सांसें फूलने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके छाती में पानी भर गया है। उस वक्त उन्होंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और जब वो शांत हुए तब उन्होंने एक नज़र उस ओर मारी जिस खाट पर वो लड़की लेटी हुई थी। लेकिन हैरान की बात ये थी कि अब वो खाट खाली थी, यानी कि अब वो लड़की उस खाट पर मौजूद नहीं थी। अभी दादाजी उस खाली पड़ी खाट को घूर ही रहे थे कि तभी बिल्लियों और कुत्तों के रोने की आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। जो कुत्ते बिल्ली पहले शांत थे, अब वो ऐसे रो रहे थे मानो गांव के आसपास के सारे कुत्ते और बिल्ली इकट्ठा हो गए हों। तभी दादाजी जल्दी से दादी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनते ही दादी जी भी घबरा गईं। तभी घर के सभी जन उठ बैठे। पर दोस्तों, घर में हलचल तो तब मच गई जब उनके एक बेटे ने चिल्लाते हुए बोला, अरे अरे शोभा कहाँ है? ये सुनते ही सभी लोग उस ओर दौड़े तो उन्होंने देखा कि सच में शोभा खाट पर नहीं है। लिहाजन सभी ने घबराते हुए शोभा को पूरे घर में ढूंढना शुरू कर दिया, पर उन लोगों को शोभा घर में कहीं नहीं मिली। तभी दादाजी और उनके बेटे घर से बाहर निकल गए और ऐसे ही शोर शराबे से आसपास के सभी लोग बाहर निकल आए और मामले की गंभीरता को देखते हुए वो भी शोभा को ढूंढने में जुट गए। दादाजी और उनके साथ गांव वाले गांव से बाहर आ गए और जब वो बाहर आए तो उन्हें दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। उन आवाज़ों को सुनते ही सभी लोग उस तरफ दौड़े, इस उम्मीद में कि कहीं वो कुत्ते शोभा को देखकर तो नहीं भौंक रहे। लेकिन जैसे वो उस जगह पर पहुंचे तो सच में उन्हें शोभा दिखाई दी, जो बिना पीछे पलटे आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। दादाजी और उनके परिवार वालों ने तेज कदमों के साथ जोर से आवाज़ देनी शुरू कर दी, लेकिन शोभा ने एक पल के लिए भी पीछे पलट कर नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी की कोई परवाह ही नहीं है। वो कुत्ते तो अपनी जगह पर ही रुक गए, लेकिन शोभा ने अपने कदम नहीं रोके, बल्कि उसके उलट उसने अपनी चाल दुगनी कर दी। और जैसे ही दादाजी तेज कदमों से बढ़े कि शोभा उनके आंखों से ओझल हो गई। वो बस शोभा शोभा कहकर उसे पुकारते ही रह गए। अभी दादाजी ने आवाज़ ही दी थी कि तभी उन्हें बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पानी में कूदा हो। उस आवाज़ को सुनते ही दादाजी एकदम से घबरा गए और घबराते उन्होंने एक तेज रफ्तार की दौड़ लगा दी। और जब वो उस काले पानी के तालाब के पास पहुंचे तो उन्हें पानी में शोभा छटपटाते हुए नजर आई। लेकिन दादाजी ने बिना देरी किए अपने आप को भी उसी वक्त तालाब में ढकेल दिया, यानी कि उन्होंने उस तालाब में छलांग लगा दी। वो शोभा को कंधे पर लादकर बाहर ले आए। गांव वाले भी उनके साथ साथ उनके घर तक आए। लेकिन दोस्तों, दादाजी और गांव वाले जब शोभा को घर वापस ला रहे थे तो उन्हें फिर से कुछ कुत्तों ने घेर लिया, यानी कि उनके साथ वही घटना फिर से दोहराने लगी जो कि पिछली बार उस पहली लड़की को लाते वक्त घटी थी। और जब वो घर के दहलीज पर पहुंचे तो फिर से बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया। और जब वो घर में दाखिल हो गए कि तभी कुत्ते और बिल्लियों ने रोना शुरू कर दिया। दादाजी को अब ये अंदाज़ा हो गया था कि कहीं ना कहीं मुझसे कुछ तो गलती हो रही है और फिर से कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन दादाजी उस वक्त अपनी बेटी शोभा के वियोग में दुखी थे, जिस वजह से उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और जब उन्होंने अपनी बेटी के हाथ की नब्ज पकड़कर देखी तो वो तो चल रही थी, और जब उसके कपड़े देखे तो शोभा के भी कपड़े सूखे हुए थे। लेकिन उसके उलट दादाजी के सारे कपड़े अभी भी भीगे हुए थे, जिस वजह से घर वाले इन सभी संकेतों के बारे में अलग अलग तरह की बातें करने लगे। लेकिन वो पल सभी के लिए झंझोड़ने वाला था। सभी के दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो रखी थी। लेकिन अभी कुछ ही देरी हुई थी कि तभी अचानक से उन सभी की
आंखें भारी होने लगी और वो सभी के सभी नींद के आगोश में डूब गए। और जब उनकी आंख खुली तो सुबह वहां से गायब थी और बिल्ली कुत्ते रोने लगे थे। सुबह को गायब होते देख फिर से घर वालों में हड़कंप मच गया, लेकिन उन सभी की दिल की धड़कनें एक पल के लिए तब रुक गई जब उनकी दूसरी बेटी रीना भी उसी वक्त गायब हो गई थी। रीना को ना देखकर दादी तो उसी वक्त बेहोश हो गई, लेकिन दादाजी ने किसी तरह अपने आप को और बाकी के लोगों को संभाला। इससे पहले रीना को कुछ हो जाता कि उन्होंने बिना देरी किए उस तालाब की तरफ फिर से दौड़ लगा दी। इधर पड़ोस में शोर शराबे की वजह से सभी लोग फिर से जागे और फिर से अपने अपने घर से बाहर निकल आए और दादाजी के पीछे चल दिए। पर जैसे ही दादाजी उस तालाब के करीब पहुंचे तो फिर से उनकी आंखों के सामने वही दृश्य था जिसे उन्होंने अभी कुछ देर पहले देखा था। दरअसल उन्हें उनकी बेटी रीना उसी तालाब में डूबती नजर आई, जिसे देखते ही वो फिर से तालाब में कूद गए और रीना को बाहर निकाल लाए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही दादाजी रीना को घर वापस लेकर जाने लग गए तो गांव वालों ने उनका रास्ता वहीं रोक लिया और इसका विरोध करने लगे। दादाजी उन सभी के सामने मिन्नतें करते रहे, लेकिन गांव वालों ने उनकी एक ना सुनी। तभी गांव के लोग उन्हें याद दिलाते हुए कहने लगे, अरे भगतराम जी, तुम्हें मालूम नहीं है इस तालाब के बारे में कि इस तालाब में जो कोई भी डूब जाता है उसे बचाया नहीं जाता। और तुम्हें तो पिछली घटना भी याद होगी कि कैसे बन्नू तांत्रिक ने अपनी बेटी को इस तालाब में डूबने दिया। यहाँ तक कि सभी लोग कहते रहे कि उसे बचा लो, लेकिन बन्नू तांत्रिक ने उसे बिल्कुल भी नहीं बचाया। शायद इसीलिए कि वो तांत्रिक जानता था कि इस तालाब में कुछ तो है। अभी गांव वाले दादाजी को समझा ही रहे थे कि दादाजी दुखी मन से रोने लगे। बेटी के वियोग में वो पागल से हो गए थे। अभी दादाजी जिंदगी के दुखी पल से गुजर ही रहे थे कि तभी बन्नी तांत्रिक उनके बेटे के साथ आ गया। और जब बन्नी तांत्रिक ने उन्हें देखा तो दादाजी को समझाते हुए बोला, भगतराम जी, आप दुखी मत होइए, अब ये बेटी आपकी नहीं रही। अगर ऐसा होता तो शायद मैं तंत्र विद्या से अपनी बेटी सुनैना को पहले बचा लेता और आपकी बेटी को भी। इधर दादाजी किसी की भी बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। तभी तांत्रिक ने दादाजी से कहा, अच्छा एक काम करो, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता ना तो एक बार अपनी बेटी रीना को तालाब में आवाज़ देकर देखो, उसे बुलाओ। तभी दादाजी ने रोते हुए तालाब की तरफ मुंह करके आवाज़ दी, रीना बेटी कहाँ है तू, आजा मेरे पास। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, नहीं पापा, मैं नहीं आऊँगी, अब मैं इसी तालाब की हूँ, आप वापस चले जाओ। और ये जो आपके सामने है ना, वो पता नहीं कौन है, और हाँ, उसे घर मत लेकर जाना। ये कहते हुए रीना की आवाज़ उस तालाब में खो गई। तभी उस तांत्रिक ने बोला, देखा ना भगतराम जी, अब तो आप समझ ही गए होंगे, आप चुपचाप घर चलिए। दोस्तों, दादाजी रोते हुए उस लाश को वहीं तालाब के किनारे वहीं पर छोड़ आए। और जब सुबह हुई तो अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन दादाजी को और उनके घर वालों को दोनों बेटियों के जाने का सदमा लग गया, जिससे बाहर निकलने में उन्हें एक लंबा वक्त लग गया। वो जब भी उस तालाब की तरफ से जाते तो उन्हें अपनी गलती और अपनी बेटी की याद आती। उस वक्त दादाजी जल्दी ही कमज़ोर हो गए। लेकिन कुछ ही सालों बाद दादी नहीं रही, क्योंकि जितना गम दादाजी को था उससे कहीं ज़्यादा दादी को था। लेकिन वो बस शांत रहती थी और अंदर ही अंदर घुटती रहती। और तभी से उस तालाब के किनारे एक बोर्ड लगा दिया, जिस पर लिख दिया गया कि इस तालाब में डूब रहे इंसान को बचाने की गलती ना करें। दोस्तों, उस तालाब का एक रूल है कि जो कोई भी डूबते इंसान को बचाकर अपने घर ले जाएगा तो उसके घर से किसी एक को जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये तो थी हमीद जी के दादाजी की दर्दनाक भूतिया घटना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो मैं आपका दोस्त